साहब अध्यक्ष जी, ये आपका काम नहीं। मेरे में तो खूब बोले, मेरे में तो खूब बोले, जितनी देर बोले उतना टाइम बढ़ा देना, मेरे पास कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी मैं पूरी सुनने को तैयार। अध्यक्ष जी के अंदर शांति पर्व में जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हैं और वो उपदेश एक श्लोक के माध्यम से सुनाते हैं, वो मैं यहां कहना चाहूंगा। असत्य न राज्यम स्यात् न सुखम न च कीर्तियः असत्यवादी राजा नाम तजेत प्रजा न संशय। अर्थात झूठ के आधार पर, असत्य के आधार पर न तो राज्य चलता है, न सुख मिलता है, न यश मिलता है। और जो राजा झूठ बोलता है, जो राजा असत्य बोलता है, उसकी प्रजा उसे त्याग देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे संकल्प पत्र के 72% वादे आपने पूरे कर दिए, तो मैं पहले सारे काबिल सदस्य हैं, आप ही बता दो आपके संकल्प पत्र में कितने वादे थे? टोटल कोई बताए ना, एक आदमी खड़ा होकर बता दे जो ज्यादा ज्ञानी है। आप पूछोगे तो फिर बोलेंगे, आप तो बोलो। जिस शपथ पत्र के यहां पे कसीदे पढ़े गए, घोषणा पत्र के, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं कि हमने कितने वादे राजस्थान की जनता से किए हैं और उन वादों पे आप चुन के आ गए, वही आपको पता नहीं। फिर बात क्या करोगे आप? मैं बता देता हूं, आपने 9 खंडों में अलग अलग जो है 122 वादे किए थे, विभाग अलग अलग 122 वादे किए थे। और 122 जो वादे किए उनमें से आप कह रहे हो कि हमने 78% पूरे कर दिए, तो ये 28 क्यों रख लिया? कोई जीएसटी लग गई क्या? ये भी पूरा ही बता देते, आप इसको रखने की कहां जरूरत थी? क्योंकि जो हालत जो है वो हकीकत है, वो पूरा प्रदेश जानता है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 4 लाइनों से मैं शुरू करना चाहूंगा। हां, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। एक सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, किरदार तुम्हारा है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का काम चल रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार को बहुत ज्यादा चिंता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाया जाए, और उसके लिए आजकल रील फॉर्मेट और चल रहा है सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह एक रील डली कि कर्मयोगी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे सचिवालय से मुख्यमंत्री ऑफिस से आते हुए, 12 बजे तक तो लगभग सभी काम करते हैं। मोदी जी जब 24 घंटे करते हैं तो हम 12 बजे तक ही काम कर रहे हैं। आज तो इतना विशेष दिन था, मैं तो सोचता था कि मुख्यमंत्री जी सुबह 3, 4, 5 बजे तक काम करते होंगे, कोई घंटा आध घंटा सोने को मिलता होगा। ये स्थिति है। और वो रील बनवाने वाले को अध्यक्ष महोदय 8 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, 8 करोड़ का। और वो यूट्यूब कभी खोल के देखना, आप सब भी नहीं देखते होगे। आप सब अगर देखते हो ना, चैलेंज करता हूं, उसके व्यूज ही कोई 50, 100, 200 आते हैं।
तो जितने आपके विधायक हैं इतने लोग भी उस चैनल को नहीं देख रहे। तो ये ब्रांडिंग किस लिए की जा रही है? एक दिल्ली के चैनल को एक शो के लिए 1 करोड़ रुपए। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। ये सरकार चल रही है। दुर्भाग्य है कि 4-4 महीने तक कैबिनेट नहीं होती, और हां 4-4 महीने तक, और कैबिनेट से पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति, 2 कैबिनेट मीटिंग हुई हैं, उनसे पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति मिलके गए हैं, उससे अगले दिन ही कैबिनेट बुला ली। ये बड़ी आश्चर्य की बात। आप कहो तो नाम भी बता दूंगा। ये हुई बात, कोई नहीं पूछ रहा, सबको पता है, और ऐसा लग रहा है जैसे उनका आने के बाद ही बुलाई हो। दूसरा, विधायक दल की बैठक हुई, कई तो मंत्री लेट आते हैं, और उस बैठक के अंदर आपके विधायकों ने सरकार की हकीकत बताई कि कई मंत्रियों की वजह से, मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, उस मंत्री की वजह से हमें, हाँ तो लिवा दे, तुम मरवा दे उसको बेचारे को। तुम तो चाहते ही यही हो मैं उसका नाम ले दूं, क्योंकि आप सबने सुना है, आपकी विधायक दल की बैठक की बात है। उसने कहा कि ये एक मंत्री की वजह से हमें गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। ये हालत राजस्थान के अंदर इन लोगों ने कर रखी, हकीकत है आपकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका रिप्लाई कल होना था, लेकिन आज हो गया। मुझे पता चला, अच्छा, तो ये जो सारा जो मामला हुआ, जो अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी एक फोटो खिंचवाते हैं सुनते हुए की, वही फोटो, क्योंकि कल भी उनका भाषण होना था और मुख्यमंत्री जी को वो फोटो खिंचवा के दिल्ली भेजनी थी, इसलिए एक दिन इसको भी सरका दिया गया। ये हकीकत है। जो संसदीय मीटिंग में तय हो गया, बीएससी में मीटिंग में तय हो गया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपकी मौजूदगी में तय हुआ है, कोई ऐतराज नहीं है। कौन सा कार्यक्रम कब लिया जाएगा, कौन सी कार्यसूची ली जाएगी, उसमें कोई नहीं कह सकता, उसमें नहीं बोला जा सकता। ये इसको डिलीट कराइए आप। बीएससी की मीटिंग में तय हुआ, इनकी सहमति से तय हुआ है। ध्यान रखें भाई, इतनी जल्दी, अभी तो शुरुआत ही है। मैंने कोई ऐतराज नहीं जताया। माननीय सदस्य, आपका नेता ही बोल रहा है, क्योंकि अपनी सीट पर आइए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी अपनी सीट पे कोई असंसदीय बात भी नहीं कही। कोई लोग अपनी सीट पे ही बैठेंगे। बैठक पे जो निर्णय हुआ उस पे भी ऐतराज नहीं जताया। हम तो खुद, आपने कहा तो हमने तो हाँ भरी है कि ठीक है, अच्छी परंपरा है। लेकिन आपका बर्थडे है, आप तो शुभकामनाएं ले, आज क्यों चक्करों में पड़ रहे हो? आपने 2 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए मंत्रियों को जिलों में भेज दिया। क्या उपलब्धि गिना क्या है? एक मंत्री से तो प्रेस वाले पूछते रहे कि एक तो गिना दो, एक उपलब्धि तो बता दो, जिस शहर में, जिस जिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वही एक मंत्री। वो एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमाल है। यानी कि 5 साल में जो काम हुआ वो आपने 2 साल में कर दिया, लेकिन उपलब्धि एक भी नहीं बताओगे। बड़ी जो है अजीब सी बात है। और दूसरा और है, अगर कोई पत्रकार, कोई अखबार अगर कोई सच्चाई को उजागर कर दे तो सीएमओ से, सीएमआर से, अधिकारियों के यहां से फोन जाते हैं कि इसको ठीक करो, डिलीट करो, सरकार का मैसेज सही नहीं जा रहा है। और एक तो यह कह रखा है कि पर्ची सरकार तो अगर किसी अखबार में लिख गया समझ लो उसकी ऐड बंद है उसी दिन से।
ये हकीकत है। तो मैं ये कह रहा हूं आप काम करो ना, तो मीडिया मैनेज करने की जरूरत ही कहां है। आप अच्छा काम करो, हम चाहते हैं। देखिए मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि डीजी चले गए, फिर एक आदमी ने कहा कि अब के सीएस भी चले गए, फिर एक ने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम भी चले गए। तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा सीएम नहीं जाना चाहिए, सीएम हमारा यही रहना चाहिए, कुछ भी हो आदमी ठीक है, औरों के मुकाबले ठीक है। हम चाहते हैं आप 5 साल रहें, 5 साल रहें अगले। अच्छा, और हटने की दिक्कत यह थी कि अभी गोवर्धन जी के वहां दर्शन करने गए, कोई बात नहीं, दर्शन करने गए तो जब धोख खा रहे थे जूते ही पहन रखे थे। मैंने पूछा यार ये क्या कारण था? बोले मुख्यमंत्री जी को चिंता ये थी कहीं फोन आ जाए, जूते पहनने का टाइम नहीं मिले तो पहन के धोख खा लो। ये स्थिति है। आपने जन सुनवाई शुरू की इस पूरी नई साल में, यानी जनवरी और अब फरवरी शुरू होगी। कितनी जन सुनवाई की है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री आवास पे या ऑफिस पे कितनी जन सुनवाई की? आप तो जन सुनवाई कर रहे हैं ना। बीजेपी कार्यालय पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हो रही है, तो फिर आम पब्लिक कहां जाएगी? जो इस प्रदेश का विषय है, इस प्रदेश का जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं किसी उम्मीद में है कि मुझे सरकार से लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, मेरे साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो मुझे न्याय मिलेगा, तो वो कहां जाएगा? वो पता है मैं मंत्रियों के घरों के बगल में ही रहता हूं। मेरे से मत पूछवाओ कि कितने मंत्रियों के दरवाजे खुले हैं, कितनों के बंद रहते हैं। मैं वहीं रहता हूं, सिविल लाइंस में ही है, सिविल लाइंस में ही आपने मकान दे रखा है, वहीं रहता हूं। और मुझे पता है कितने मंत्री रहते हैं, कितने जनसुनवाई करते हैं, कितनी गहमा गहमी रहती है। सिविल लाइंस के तो रास्ते ही बंद कर रखे हैं, जनसुनवाई करने वाले आएंगे कहां से? ये हालत है। और कई मंत्रियों को तो सचिवालय गए हुए कितने कितने दिन हो गए। मुख्यमंत्री जी जरा रिकॉर्ड निकलवाओ। अकेला आदमी कहां तक लड़ाई लड़ेगा? आप खूब मेहनत करो पर फौज तो साथ चले। अब ये तो जो स्थिति यहां आप देख रहे हो, 3-4 दिन से जो हालत हो रही है, यानी कि आप इतना इनको समझाते हैं, कहीं टाइट भी कहते होंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना, नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कुछ आप लोग करिए। अब 2.25 साल हो गए, अब भी हमारा नाम लेते हैं मुख्यमंत्री जी। मुझे चिंता ये होती है कि ये जो सरकार है इसको बने हुए 2.25 साल हो गए, आधा समय पूरा हो गया है। 4 साल बाद ये बैठे हैं ना, यही मानना छोड़ देंगे आप लोगों की, क्योंकि इनको पता है अगला राज कांग्रेस का आएगा। तो आधा समय पूरा हो गया, और आधा समय पूरा होने के बावजूद भी जो स्थिति आपकी घोषणाओं की, दूर जाऊंगा तो समय लगेगा, यही बात कर लेते हैं। सभी माननीय सदस्यों के लिए घोषणाएं की थी कि आपका जो वेतन है वो महंगाई बढ़ेगी तो उसी तर्ज पे आप लोगों का भी बढ़ जाएगा, ताकि कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हो कि जिस प्रकार से सैलरी, वेतन, भत्ते अधिकारी, कर्मचारी या अन्य प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ते हैं, उसी हिसाब से विधायकों के बढ़ जाए। लेकिन नहीं बढ़े। असली दर्द की बात नहीं है। मैं देखूंगा बढ़ेंगे जब आप लोगे कि नहीं लोगे। हाँ, ये हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, आपने इनकी घोषणा कर दी आरजीएचएस की, ओपीडी तो अब तक नहीं मिल रही, बच्चों को स्कॉलरशिप अब भी नहीं मिल रही, पूछ लो। मकान दे दिए हो तो पूछ लो। तो ये घोषणाएं क्यों कर रहे हो आप? और मैं सिविल लाइंस में रहते हैं, पिछली बार घोषणा होगी उसकी ओवरब्रिज की, वो तो बन ही गया होगा, पिछले से पिछले बजट का था। और इस बजट में आपने सहकार मार्ग के ऊपर भी फ्लाईओवर की घोषणा की थी, उस पे तो गाड़ियां ऐसे दौड़ रही हैं कि बस पूछो मत।
यानी मुझे पता चला है कि उसके लिए तो अभी एबीसीडी शुरू नहीं हुई, कोई प्लान ही नहीं है, कोई भूमि चिन्हित नहीं, कोई बजट का एलोकेशन नहीं, कुछ नहीं, न कोई टेंडर न कोई वर्क ऑर्डर। तो फिर क्यों घोषणा करते हैं? और मुझे बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री जी, जब इस सदन के द्वारा की गई घोषणाएं, हमारी घोषणाएं, तो आप कहते हो ना कि आप लोगों ने घोषणा की, लेकिन सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक सम्मान होना चाहिए। एक प्रभारी मंत्री से कलेक्टर किस प्रकार से बात करता है, एक विधायक से तहसीलदार किस प्रकार से बात करता है। प्रोटोकॉल में हम कहते हैं, प्रोटोकॉल में कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का दर्जा है, लेकिन क्या यह प्रोटोकॉल है? कोई गरीब जनप्रतिनिधि या कोई नया जनप्रतिनिधि है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस समय मैं कहना नहीं चाहूंगा आपकी हालत क्या है, आपके मंत्री और राज्य मंत्रियों के बीच में प्रधान हटाने को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। सूरसागर के अंदर कलेक्ट्रेट पे धरना देने की बात विधायक कर रहे हैं, एक मंत्री पे बिजली का खंभा हटाने में उसके बेटे का नाम का भी जिक्र है। मैं पूरा बताऊंगा तो पूरी पोल खुल जाएगी। सरेआम हालत यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, गैंगस्टर कोई वॉक पे जाता है गोली मार के चला जाता है, कोई जिम में जाता है गोली मार के चले जाते हैं। ये हालत है आपकी, ये कानून व्यवस्था है। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ सवाई माधोपुर के अंदर, क्या हालत हो चुकी है। एक महिला बकरी चराने गई, उसके पैरों के अंदर चांदी के कड़े थे, कड़े निकालने के लिए अपराधियों ने उसकी हत्या की और उसके पैर काट के कड़े निकाल के ले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शर्म की बात है। और हम कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, प्रदेश की बड़ाई कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है, यही कानून व्यवस्था है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? आप कभी पूछते हैं कि किसके इलाके में जो घटना हुई है, कौन थानेदार, कौन डीएसपी, कौन एसपी इसका जिम्मेदार है? लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी तय नहीं करते और उल्टा जनप्रतिनिधियों को आगे करके और धरने प्रदर्शन खत्म करवा देते हैं। ये ऐसे चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप काम करना चाहते हैं, आप में अगर काम करने का मादा है तो जहां गलती होती है उन पे कार्रवाई कीजिए। आपके क्षेत्र के अंदर एक तहसीलदार और एक और अधिकारी, दोनों ने मिलके तालाब की जमीन को ही बेच दिया। आपने कार्रवाई की, आपने उसको सस्पेंड किया, लेकिन आपने एसीबी में केस क्यों नहीं किया? जब आपने यह समझा कि उसने गलत किया है, उसकी मंशा गलत थी, तो उस पे एसीबी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन लोगों पे, और या अगर उनकी गलती नहीं थी तो सस्पेंड नहीं होने चाहिए थे। क्या हम यही सुशासन है? और आपके विधानसभा की बात बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एसडीएम अपनी सीट पर बैठ के जो निर्णय करके गया राजस्व मामलों के, आज वही एसडीएम RAA बन के उन्हीं की अपील सुन रहा है। ये तो आप बताइए, संसदीय मंत्री बताएं कि जिस आदमी ने जो प्रकरण पहले सुना हो और उसी की अपील उसी के करवा रहे हो, न रहने दो। आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? वही RAA गया जिसको मदन जी राठौड़ ने लगवाया था, इन्होंने हटवा दिया, वही है। वही है। तो ये जो बात है आपको समझनी पड़ेगी। और आप जो है वो तहसीलदार ही नहीं लगा पाए अब तक अपने क्षेत्र में। यानी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार की पोस्ट तभी से खाली है, नवंबर से ही, फरवरी आ गया, तो हम दूसरी जगह का क्या सुशासन देंगे? जी राम जी, मेरे को ऐसा लगा है सरकार की भी जयराम जी हो गई है। आप लोग तो हो, आप तो हो, मेरे वालों को तो पता ही है, आपको सुनाना है मेरे को तो। कई एमएलए ऐसे हैं जो यहां 5 दिनों की चर्चा में खूब प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं।
ना मुख्यमंत्री जी के ना ऐसे नहीं बोले, वो तरीके से बोले, ऐसे नहीं बोले। सरकार के खिलाफ, सरकार का मालिक तो मुख्यमंत्री होता है, पर इनका भी मरण है। यहां बोले तो आप मारो और नहीं बोले तो जनता मारे। ये जाए तो जाए कहां, किसको सुनाए अपनी बात, कहां रखें? ये हालत इन लोगों की हो गई है। आप बार बार डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। अब ऊपर वाले इंजन की बात करता हूं, पहले 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। विदेश नीति की परतें किताब ने खोल डाली, 56 इंच की सच्चाई कलम ने तोल डाली। सेना अध्यक्ष का सच जब संसद तक पहुंचा तो राहुल गांधी की आवाज पर पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बातें थी जो आप सुनना नहीं चाहते? राहुल गांधी जी ने 2 लाइनें दी थी ना मैंने। राहुल गांधी जी ने एक बात रखना चाहा, वहां पे रोक दिया। उन्होंने जो बात कही वो अपनी तरफ से नहीं की, जो उस समय के सेनाध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात कही और वो किसी मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुई, वही तो बात कही। और मैगजीन में छपी है, ये मैगजीन भी दिखाऊं क्या, जिस मैगजीन में छपी है? यानी कि कोई फर्जी नहीं है, एक एक चीज लेके आया हूं। और इतनी प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से, वो राहुल गांधी जी जो देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 बार के सांसद हैं और आपके महामानव से 3 गुना ज्यादा वोटों से जीते हुए हैं, 2 जगह जीते हुए हैं। ये एक जगह बड़ी मुश्किल से जीते हैं, वो बंदा 2 जगह जीता है, 3 गुना वोटों से जीता है। जिसके पिताजी ने प्रधानमंत्री रहा है, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, इसके लिए आप इस प्रकार की बातें करते हो? वो जो बात कहते हैं वो हकीकत है। हो सकता है कि आप जो है शोर शराबे के अंदर इस प्रकार की बातें कहोगे। मैं 2 लाइनें उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, कि रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उन लोगों का निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहां मसला गया, जिसको फौलाद के साँचे में डलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त आंख में आंसू नहीं 16 निकलना चाहिए। आज राहुल गांधी की आंखों में 16 निकल रहा है, उसको सहन नहीं कर पाओगे आप लोग, ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं देश के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उन्होंने 2013 में एक चुनावी रैली में भाषण दिया था, वो मैं सुनाना चाहूंगा कि आज ऐसी स्थिति आई है कि भारत सरकार और भारत का रुपया दोनों के बीच में स्पर्धा लगी है कि कौन ज्यादा गिरेगा, किसकी साख ज्यादा गिरेगी। रुपए की कीमत गिर रही है या दिल्ली में बैठे सरकार की कीमत गिर रही है, देश आज ये पूछ रहा है। उसी सज्जन ने कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। रुपये की गिरावट सीधे सीधे प्रधानमंत्री की साख और उसकी गरिमा से जुड़ी होती है। रुपया जितना नीचे गिरता है प्रधानमंत्री की साख भी उतनी नीचे चली जाती है। ये नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उनके द्वारा 2003 में कहा था।
और उन्होंने यह भी कहा था कि भ्रष्ट राजनीति जो दिल्ली से चलती है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत का रुपया आज हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसे तुरंत एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया इतना पतला हो गया कि गिरता ही जा रहा है। किसने कहा था ये? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, अब साख नहीं गिर रही? अब नहीं गिर रही ना साख, क्योंकि साख उसी की गिरती है जिसकी साख हो। क्योंकि आप लोगों ने चुप्पी साध ली है। 2014 में जब आपको चार्ज देके गए थे ना, तब 59 रुपए, $1 की कीमत 59 रुपए के बराबर थी, और आज फरवरी 2026 के अंदर 92 रुपए $1 के बराबर हो चुके। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री के लिए आपने क्या नहीं कहा, और आज चुप्पी। चुप्पी जिस 2014 के बाद में पीआर की टीम तैयार की गई और यह कहा गया कि भारत का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। माननीय ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों से आग्रह किया है, आपके नेता बोलेंगे, इन सारे प्रश्नों का वो जवाब देंगे, तो वो जवाब देंगे। इधर यहां से भी कोई नहीं बोले, वहां से कोई नहीं बोले। मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना है ना, आपके नेता सक्षम है। मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना है तो सीएम बनना पड़ेगा। देख लो, बीच में मत खड़े हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी मैं देख रहा था, हमारे एक राज्य मंत्री बाहर भाषण दे रहे थे, अमेरिका को घुटनों के बल टिका दिया है, 18% करा दिए पेनल्टी। मैंने कहा भाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने शौर्य, पराक्रम, वीरता के साथ पाकिस्तान को मुंह के बल गिराया, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमेशा पाकिस्तान का इलाज किया है। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 92,000 सैनिक घुटनों के बल टिका दिए, लेकिन हमारे चलते हुए युद्ध के अंदर ट्रंप साहब का बयान आता है कि मैंने सीज फायर करा दिया है, मैंने वॉर रुकवा दी है। और वो एक बार नहीं, 70 बार ये बात बोल चुका है। और जो विदेश नीति की जो बात कर रहे थे ना, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। जो विदेश नीति की बात कर रहे थे, हमारा देश जहां पाकिस्तान के आतंकवादी आकर इस प्रकार की कायराना हरकत करके गए, उस पे हमारे देश के साथ एक भी कोई भी देश आके खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ चीन, अजरबैजान, तुर्की, मलेशिया जैसे लोग के देश आके खड़े हो गए, और हमारे साथ एक देश नहीं आके खड़ा हुआ। यह विदेश नीति है। और वही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अमेरिका व्हाइट हाउस में बुलाकर नाश्ता करा रहा है, और आप बात कर रहे हो अमेरिका की। जब ट्रंप ने पहले भाषण दिया तो मोदी जी को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण में, और वो बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार की बातें करता है, आप लोग भले ही साइन कर लेते हो, मैं साइन नहीं करूंगा, न मेरा दल साइन करेगा। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के भी प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातें करें। हम लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन हम राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं बोल पाते। ये वही देश है जहां इंदिरा गांधी ने अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस कर दिया था। ये वही देश है जहां महात्मा गांधी के आज सैकड़ों देशों के अंदर प्रतिमाएं लगी हैं, उन लोग उनको फॉलो करते हैं। और आज भारत के लिए अमेरिका किस प्रकार की बातें करता है।
और आप सुनिए, यही नहीं, उन्होंने टैरिफ लगाया हम पे, टैरिफ के ऊपर पेनल्टी लगाई और अब टैरिफ वापस 18% कर दिया। ये 18 से पहले कितना था ये भी बता दो, कितना था बता दो। 3% टैक्स था जिसको बढ़ा के 50 किया और अब घटा के 18 कर दिया। हम वाहवाही कर रहे हैं, ये 2-3 मंत्री तो बाहर जाके बाइट दे रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। और उसके जो हमने टैरिफ लगाया है वो जीरो टैरिफ, हम अमेरिका पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। और रूस जो हमारा मित्र देश रहा है उससे भी तेल नहीं खरीदेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। कमाल है, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियां लगा लगा कर भेजा। क्या हालत, कोई बोलने को राजी नहीं। और जबकि कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरास जैसे जो देश हैं उन्होंने इस पे कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन हमारे देश की तरफ से कोई इस पे आपत्ति नहीं जताई गई। मैं समझता हूं मजबूरी होगी आपको, आप वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। जहां वंदे मातरम का जश्न होना चाहिए था वहां हमने इसको विवादों में घेर दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और वंदे मातरम गाने वालों को जेल के अंदर भेज दिया जाता था, कौन लोग थे वो जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया? आरएसएस के लोग थे जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया और पीछे तक भी उनके हेडक्वार्टर पे राष्ट्रीय तिरंगा नहीं लगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस सदन के अंदर आप लोग 115 लोग हैं ना, आप बता दो। 7 आदमी खड़े हुए हैं, यानी 7 ही हैं आरएसएस के, बाकी वैसे ही ज्यादा आप ऐसे जो हैं संगठन की चर्चा न करें। आप में से बता दें, पूरी बीजेपी के जो लोग हैं वो बता दें कि वंदे मातरम का कौन सा वो हिस्सा हटाया गया जिस पे विवाद हुआ है? कौन गा के बता दे, बता दो। इतने ही देशभक्त हो ना आप लोग, तो राष्ट्रभक्त हैं आप लोग, तो राष्ट्रभक्त हैं। हाँ सुनाओ सुनाओ सुना दो, मैं बैठ गया, सुनाओ। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे टीकाराम जूली को, तमाम तरीके की बड़ी बातें उनके तरफ से कही गई। सरकार को भी उन्होंने घेरा है। और चलिए अब रुक करते